हाय गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। पिछला लेक्चर मजा आया, थंबनेल देखकर मजा आया। ओके सो मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ में ग्लूकोज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, मैंने आप लोगों को फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया था, और मैंने आप लोगों को ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में वही जो हमारी केमिस्ट्री में होता है वही बात आपसे करूंगा कि पिछला आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया और आज बोलूंगा स्ट्रक्चर में परेशानी है। तो आज की हेडिंग डालेंगे दैट देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट ओपन चेन ग्लूकोज स्ट्रक्चर do not explain. There are some points जो कि आपका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। आप लोगों को मेमोराइज एक बार आपकी मेमोरी में वापस से लाने के लिए मैं ग्लूकोज अंकल का स्ट्रक्चर बना देता हूं। CHO, COH, H पहला कार्बन, ये आपकी पहली उंगली, ये आपकी मिडिल फिंगर जो आप दिखाते हो बाहर की तरफ निकाल दी मैंने। फिर ये तोअड्डा OH, H, फिर ये तोअड्डा OH, तोअड्डा H, और फिर ये तोअड्डा CH2OH। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अब तो बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा, है ना। ये सिंगल बॉन्ड होता है। चलो, अब क्या प्रॉब्लम है सर, हमें वो बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली प्रॉब्लम नोट करो दैट ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट्स विथ 2,4 DNP या ग्लूकोज डू नॉट गिव, ऐसा लिखना चाहिए मुझे। जो आपका ग्लूकोज जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है, इट डू नॉट गिव द 2,4 DNP टेस्ट एंड स्किफ बेस टेस्ट। ऑल्सो it do not reacts with sodium hydrogen sulfide NaHCO3। अब सर इसका काम क्या चला है, ठीक से बचाओ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी के पास में ये अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप होने के नाते जब आपके पास में, ये मैंने आपका अल्डिहाइड बना दिया, NaHCO3 आएगा। जब आपके पास में अल्डिहाइड होने के नाते NaHCO3 आएगा, तो यहां पर देखिए क्या होगा, सोडियम इस पर अटैक करेगा, SO3, सॉरी नॉट CO3, यहां पर मैंने SO3, हाँ ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, देखो ये ONA यहां लग जाएगा, ड्र, और SO3H यहां आ जाएगा। फिर यहां पर मेरे प्यारे गुलगुलो, प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से H यहां चले जाएगा, Na यहां आ जाएगा। तो ये आपको आपका प्रोडक्ट दिखाई देने लगेगा लाइकवाइज OH और SO3Na। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो आपको कायदे से ये रिएक्शन देनी चाहिए। देखो ये वाला बॉन्ड मैंने खाली क्यों रखा है, उसके बाद आप पूरा का पूरा ये पीस उठा के यहां लगा दो। मतलब ये जो अल्डिहाइड है इसको ये रिएक्शन करनी चाहिए, पर ससुरा नहीं कर रहा है। दूसरा, जब कभी भी आप आपके अल्डिहाइड के अंदर स्किफ बेस डालोगे या स्किफ रिएजेंट डालोगे, ये इसके साथ में कंबाइन होकर आपको जो प्रोडक्ट देगा, हम प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, हम उस प्रोडक्ट का कलर याद रखेंगे। ये स्किफ बेस पर आपको मजेंटा कलर देगा। इट विल गिव्स यू मजेंटा कलर आफ्टर रिएक्टिंग विथ स्किफ बेस। यहां पर भी कोई मजेंटा कलर आपको नहीं मिलता। मतलब जब आप ग्लूकोज के अंदर स्किफ बेस या स्किफ रिएजेंट मिलाओगे तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मजेंटा कलर। तीसरा और बहुत जरूरी पॉइंट, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2,4 DNP टेस्ट। ये क्या होता है, ये भी मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ाया था। ये देखिए यहां पर ये आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा आपका 2,4 DNP। तो देखो ये ऐसा दिखेगा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH,
फिर आपका बेंजीन अंकल का रिंग, दूसरे कार्बन पर NO2 लगा दो, चौथे कार्बन पर भी NO2 लगा दो। तो यहां पर रिएक्शन कैसी होगी, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर पानी 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 बन के बाहर हो जाएंगे, और यहां पर क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड N, देखो O और H चलेगा, यहां बचा N, फिर यहां बचा NH, फिर यहां बचा O, NO2, NO2। मतलब ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन आपका ग्लूकोज इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। आपका जो ग्लूकोज अंकल है, ये इन तीनों में से मेरे गुलगुलो आपको कोई भी रिएक्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर एक डाउट की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि क्या अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? प्रेजेंट तो है। हमने जो पिछले स्ट्रक्चर में, जो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए रिएक्शंस करी थी, उससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि आपके अल्कोहल, आपके ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। लेकिन फिर जब वो डीएनपी टेस्ट स्किफ बेस और NHCO3 के साथ में रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? दैट मीन्स यहां पर तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। जैसा आप इसके स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड ग्रुप को एकदम फ्री शो कर रहे हो, यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप है जरूर, लेकिन फ्री नहीं है। यहां पर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो पहले पॉइंट से मुझे पक्का क्लियर हो गया कि जो तुम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसमें ये अल्डिहाइड को इस तरीके से फ्री बनाना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये फ्री होता तो फिर ये डीएनपी के साथ भी रिएक्शन करता, स्किफ बेस के साथ भी करता, और NHCO3 के साथ भी करता, जो कि ये नहीं कर पा रहा है। मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। नोट करो जरा इसको, जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। दूसरी प्रॉब्लम मेरे लाडले बच्चों, जो तुम्हारे ग्लूकोज के साथ में दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, वो आती है इसके पेंटा एसीटेट के फॉर्म में। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डू नॉट रिएक्ट्स with hydroxylamine, with hydroxylamine, hydroxylamine, SXYLAMINE, हाइड्रोक्सिलामाइन, यानी कि आपका NH2OH, NH2OH के साथ में किसी प्रकार की रिएक्टिविटी ये नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों को यहां पर पेंटा एसीटेट के स्ट्रक्चर को एक बार ऑब्जर्व करना होगा। ये तुम्हारा CHO, ये तुम्हारा CH, C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये तुम्हारे यहाँ पर 4 आ जाएंगे, 4 5, और एक ये CH2, C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये तुम्हारा ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट फॉर्म है। भाई अगर इसके पास में भी ये अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता फ्री, तो ये पक्का NH2OH के साथ रिएक्शन करता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। मतलब दूसरी रिएक्शन में भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि जब कभी भी ग्लूकोज अपने ये पेंटा एसीटेट फॉर्म में होता है, ये हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ किसी भी प्रकार की एनी काइंड ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं करता। क्या चीज क्लियर हो गई? तो दो प्रॉब्लम हमें समझ में आ रही है, हमारे पास में दो क्लियरली विजिबल प्रॉब्लम अवेलेबल है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो एग्जैक्टली जेन्युइन है, जो हर कोई पढ़ता है, दैट बेसिकली जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है ना गुलगुलो, ग्लूकोज हैव 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। आपको हमेशा ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म नजर आते हैं। देयर आर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, देयर आर 2 क्रिस्टलाइन, ग्लूकोज हैव 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। मतलब जब कभी भी आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तो इन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने पे आपको 2 अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, 2 अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। पहले को आप बोलोगे अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, और दूसरे को बोलेंगे आप लोग योर बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको 423 केल्विन्स मिलता है, 423 केल्विन्स नजर आता है। अच्छा, दोनों ग्लूकोज में और एक फर्क है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब अगर आपके पास में ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर आपके पास में ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो आप कंसंट्रेटेड ग्लूकोज ऑफ सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करोगे, ऑब्टेन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय क्रिस्टलाइजिंग, आप उसके अंदर क्रिस्टल डेवलप करो एट 303 केल्विन। 303 केल्विन पर आप कंसंट्रेटेड ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन करके इसके क्रिस्टल्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बीटा ग्लूकोज चाहिए तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर आप लोगों को ग्लूकोज को इतना मिलाना है कि वो पानी पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाए, वो सॉल्यूशन पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाए। उसके बाद आप उसको इतना गर्म करो कि उसमें से जो क्रिस्टल्स निकले, अब जो उसमें से क्रिस्टल निकलेंगे वो आपके बीटा ग्लूकोज के अंदर, ऑब्टेन फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और यहां पर टेम्परेचर ध्यान रखिएगा लगभग 371 केल्विन। तो दोनों को प्रिपेयर करने का तरीका भी आप देखो अलग है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग है, इसलिए दोनों के नाम भी अलग है। ये सारी बातें आपको सिंगल स्ट्रक्चर कभी नहीं बता पाता। आपके पास में जो ग्लूकोज का जो आपको मैंने सिंगल स्ट्रक्चर सिखाया था, OH H OH OH CH2OH H H OH H, ये जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये मैंने आपको जो सिखाया था, इसमें आप कभी भी अल्फा बीटा फॉर्म नहीं निकाल पाओगे कि यार अल्फा फॉर्म कौन सा होगा, बीटा फॉर्म कौन सा होगा, ये सिंगल स्ट्रक्चर कभी नहीं बता पा रहा। और सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है वो हमारे इसके एल्डिहाइड ग्रुप पर हो रहा है। मतलब इसके पास में ये ऊपर के दोनों पॉइंट तो ये बिल्कुल प्रूफ करने पर तुले हुए हैं कि इसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं है फ्री फॉर्म में, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व है। तो अब हम लोगों के पास में एक नया स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा हमको, तो देखते हैं वो नया स्ट्रक्चर क्या होगा। बट बिफोर दैट इन पॉइंट्स को जरा नोट करो, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो दैट मीन्स, स्क्रीनशॉट ले लो एक मिनट, हाँ, तो दैट मीन्स कि भाई साहब आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमें अब इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि ये सबसे पहले तो इस बात को जस्टिफाई कर दे, सबसे पहले तो ये इस बात को जस्टिफाई कर दे कि इसके पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप इसके पास में कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्यूपाइड है। और दूसरा, इसके दो आइसोमेरिक फॉर्म, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको दिखाने। तो बहुत दिमाग लगाया गया, बहुत जिसको बोलना चाहिए तबीयत से दिमाग लगाया गया, और ये सोचा गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा तो होगा कैसे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा तो होगा कैसे। एंड अल्टीमेटली इनको एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले, और वो ये थे कि जब आप इस कार्बन को गिनेंगे तो आपका नंबर 1 कार्बन जिसके पास में एल्डिहाइड है वो, और ये जो 5वें नंबर वाला कार्बन है, ये मैंने आपको याद करो इसका कैपिटल डी फॉर्म निकालना सिखाया था, अपन इसको एसिटल्डिहाइड के साथ कंपेयर किया था। तो मैंने आपको बोला था कि यही कार्बन बड़ा जोरदार कार्बन है क्योंकि इसके पास में कायरल कार्बन है, ये इसके पास में एक ग्रुप H है, एक OH है, एक CH2OH है, और एक पूरा बड़ा सा एक दूसरा ग्रुप है। तो ये कायरल कार्बन है, इसके पास में 4 अलग अलग ग्रुप है। तो इस कार्बन के पास में क्या पावर होती है पता है, ये अपना H इस O को प्रोवाइड कर देता है, तो इसके पास बन जाता है OH, और अब ये बाहर निकल के इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता है। तो बेसिकली आपको कुछ इस प्रकार की चीज यहां पर देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ग्लूकोज बेसिकली, इन ग्लूकोज द कार्बन 1 of CHO group and carbon 5 of COH group involves in ring formation। ये बेसिकली क्या कर लेते हैं, ये एक प्रकार की रिंग बना लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर क्या हुआ, एक रिंग बन गई, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में फ्यूज हो गए।
ये आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और अब यहां पर आप देखो कि क्योंकि कार्बन नंबर 1 का OH इज एट द राइट साइड एंड इट इज द लेफ्ट साइड, आप इसे नाम देंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। वहीं पर अगर मान लीजिए कि ये OH लेफ्ट साइड नहीं बल्कि अब आपको राइट साइड दिख रहा है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 एज इट इज, कार्बन नंबर 3 भी एज इट इज, कार्बन नंबर 4 भी एज इट इज, कार्बन नंबर 5 पर H एज इट इज, ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया एंड CH2OH। तो यहां पर भी आपका दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये जो पांचवा कार्बन है जो आपका कायरल कार्बन है, इसने फ्यूजन कर लिया, रिंग बना लिया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि OH आपके लेफ्ट साइड चला गया कार्बन नंबर 1 का, तो इससे बोला जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इट इज कॉल्ड एज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये दो एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म हो गए। तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे एनोमर्स, इन्हें एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एनोमर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? एनोमर्स का मतलब होता है कंपाउंड्स which differs in the relative position of OH group at कार्बन नंबर 1, ये एक दूसरे के एनोमर हो जाएंगे। तो ये जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये जो आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एनोमर हो गए। तो आपको फ्यूजन करने का तरीका समझ में आया, मैंने फ्यूजन कैसा करा समझ में आया, पक्की बात, श्योर शॉट। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे एनोमेरिक फॉर्म होगा इसके, दिस इज द एनोमेरिक फॉर्म। अब आप जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसमें आप लोगों को HOH की नंबर 1 कार्बन पर रिलेटिव पोजीशन से इसके एनोमर्स मिल गए, ये दोनों आपको फॉर्म मिल गए। अब आप यहां पर बताओ कि क्या इसके पास में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है? नहीं है। जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो तो रिंग बनाने में चला गया, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप इज नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म, ये स्ट्रक्चर सिग्निफाई करता है। तो इस स्ट्रक्चर का प्लस पॉइंट क्या हो गया कि दिस स्ट्रक्चर शोज दैट देयर इज नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पक्की बात? चलिए अब मैं इसको मिटा के थोड़ा साइड में छोटे में लिख देता हूं, क्योंकि अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेकर चलने वाला हूं जो कि हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, वो है इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो चलो पहले अपन यहां पर लिखेंगे COH H COH H HOH OH H HO एंड CH2OH। अब आप यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखो, ऑब्वियसली ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। आप देखो यहां पर कितने एटम्स की रिंग है भाई। ये तुम्हारा अगर पहला कार्बन है, ये तुम्हारा दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गए और छठा ही ऑक्सीजन हो गया। तो बेसिकली इट विल फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग। अब इसकी 6 मेंबर्ड रिंग कैसी दिखेगी देखें। चलो तो ये मैंने बनाया ऑक्सीजन, ये मैंने बनाया कार्बन 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 कार्बन, ये इसकी 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। देखो हो गई 6 मेंबर्ड रिंग। अच्छा स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये इसको बोलते हैं पायरान। दिस रिंग इज कॉल्ड एज पायरान की रिंग। इस रिंग को क्या बोलते हैं? पायरान रिंग। तो आपको ये रिंग भी पायरान जैसी नहीं दिख रही है? देखो ये रिंग भी आपको पायरान रिंग जैसी दिख रही है, ये देखो दिस इज लुकिंग लाइक पायरान एग्जैक्टली। एक ऑक्सीजन 5 आपके कार्बन। तो अब ये आपका साइक्लिक हो गया। अब अपन चलो देखते हैं कार्बन नंबर 1 किसको माने। चलो ये तुम्हारा कार्बन नंबर 1। अब मैंने क्या करा, इस रिंग को उठाकर ऐसा रख दिया। अच्छा चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3,
ये 4 और ये 5। अब कोई समस्या? तो मैंने क्या करा, इस कंपाउंड को ऐसा का ऐसा रिंग का रूप दे दिया, ऐसा का ऐसा मैंने इसको रिंग का रूप दे दिया। अब यहां पर क्योंकि मैं इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलता था, क्योंकि मैंने इसको रिंग बना दिया, मैं इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलूंगा। समझ में आ गई? क्योंकि मुझे ये HOH को लगाना है तो मैं इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलूंगा। अब आप यहां पर देखो कि आपके अल्फा वाले फॉर्म में OH राइट साइड होता है, तो ये लगा दिया मैंने OH नीचे की तरफ और H लगा दिया मैंने ऊपर की तरफ। अबे कहाँ लगा दिया? अबे क्या हो गया? अरे वो मिला। अच्छा, फ्यूरान पायरान समझ में आ गया ना, पायरान की रिंग है वो। हाँ, तो ये तुम्हारा राइट साइड माना मैंने, ये तुम्हारा मैंने लेफ्ट साइड माना। पहले कार्बन पर OH इज ऑन द राइट साइड एंड H इज ऑन द लेफ्ट साइड। आगे बढ़ो। सेकेंड कार्बन पर अगेन OH इज ऑन द राइट साइड, H इज ऑन द लेफ्ट साइड। आगे बढ़ो। तीसरे वाले कार्बन पर राइट साइड H है, लेफ्ट साइड OH है। आगे बढ़ो। चौथे नंबर वाले कार्बन पर OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड। आगे बढ़ो। पांचवें नंबर वाले कार्बन पर H यहां लगा दो, है ना। ये पांचवा वाला कार्बन जो है इसका H तुमने यहां लगा दिया, ये जो H है पांचवें नंबर वाले कार्बन का, ये तुमने यहां लगा दिया। और ये जो CH2OH है इसको यहां लगा दो, क्योंकि तुमको बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा। इसमें लेफ्ट राइट मत करना। ये जो पांचवें नंबर वाले कार्बन होता है ना, ये इसमें अंदर बाहर लेफ्ट राइट कुछ मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें आप चाहते हो कि CH2OH यहां पर लिखा हुआ दिखे दुनिया को कि ये CH2OH रिंग के बाहर है, जात बाहर है, इसलिए उसको अपने को ऐसा दिखाना पड़ेगा। बाकी पूरा लॉजिक समझ में आ गया? तो ये तुम्हारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज पायरान से मिलता जुलता है, इसलिए इस ग्लूकोज के इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोस। क्या नाम दे दिया जाएगा? ग्लूको पायरानोस। लो भाई साहब, स्ट्रक्चर बना लो जरा, इसका बनाए ले, कोई दिक्कत नहीं है, बनाए ले। अरे बनाए ले, बिल्कुल चिंता मत करो, बनाए ले। ठीक है। अच्छा, अब अपन एक काम करते हैं जल्दी से, बीटा डी प्लस ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये तुम्हारा सी H यहां आ जाएगा, OH यहां ट्र ट्र ट्र, फिर तुम्हारा C OH H C OH H C OH H C H ट्र 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 एंड CH2OH। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अगेन ये भी क्या बना रहा है? 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है। इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग 6 मेंबर्ड रिंग। अब यहां पर भी चलो 6 मेंबर्ड रिंग कैसी बनाए, वही बनाते हैं। ट्र कार्बन कार्बन, ट्र कार्बन कार्बन, ट्र ट्र कार्बन, ट्र ट्र ऑक्सीजन। एग्जैक्टली पायरान जैसा। अब यहां पर आप देखो, कार्बन को नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं मानूं कि मेरा पहला कार्बन है, तो पहले कार्बन में ये ऊपर वाला पोजीशन लेफ्ट और नीचे वाली राइट मानते थे, इसको राइट इसको लेफ्ट मानते थे। तो यहां पर लेफ्ट साइड OH होने की वजह से सबसे पहले आपको OH अंदर बनाना पड़ेगा, OH। दूसरे वाले में OH राइट साइड है, ये OH राइट साइड आ गया, H अंदर चला गया। तीसरे वाले कार्बन पर OH इज ऑन द राइट लेफ्ट साइड, तो ये OH लेफ्ट चला गया, H राइट आ गया। देखो लेफ्ट राइट चल रहा है ना, ऊपर लेफ्ट, ये देखो यहां पर ये भी लेफ्ट साइड है। अब ये चौथे कार्बन पर OH अंदर, H बाहर। फिर पांचवें वाले कार्बन पर तो मैंने, और पांचवें वाले कार्बन पर तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, पांचवें वाले कार्बन पर मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि जो H है इसको अंदर की तरफ रखो और इस CH2OH को बाहर की तरफ दुनिया को दिखाओ, ताकि हमको दिखाना पड़े कि भाई साहब ये 6 मेंबर की रिंग के बाहर का है, क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन आ गया। क्योंकि ये भी बिल्कुल फ्यूरान जैसा दिख रहा है, नहीं सॉरी पायरान जैसा लिख रहा है, इसका नाम पड़ जाएगा बीटा डी प्लस
ग्लूकोपायरानोस, इट विल बिकम ग्लूकोपायरानोस। ठीक है मेरे बच्चे लोग, चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए। ये है तुम्हारे ग्लूकोज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज हाउ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लुक्स लाइक। तो आप इसकी जरा हेडिंग बदल लो। So this is the ring structure of alpha and beta ग्लूकोज। नोट इट डाउन। किससे मैच कर रहा है? पायरान नहीं, फ्यूरान से। पायरान से फ्रुक्टोज मैच करेगा। क्या बोला मैंने? पायरान नहीं, फ्यूरान नहीं। पायरान से मैच कर रहा है, फ्यूरान से फ्रुक्टोज मैच करेगा। वो पायरान है, पायरान से ये मैच कर रहा है। भाई बहुत इजी है। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरी ट्रिक याद रखना, जैसे यहाँ राइट यहाँ लेफ्ट मानते हो, रिंग जब स्ट्रक्चर बनाओ तो नीचे वाले को राइट, ऊपर वाले को लेफ्ट मान लो। आप अपने आप ही इसको बना सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब यहां पर सवाल फिर यही आता है कि सर अगर आपके ग्लूकोज के पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कहीं से कहीं तक है ही नहीं, तो ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ? कैसे हुआ? मोनोसेकेराइड है, और मैंने सिखाया था कि दुनिया में जितने मोनोसेकेराइड होते हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। और यहां पर आप कह रहे हो कि सर ग्लूकोज के पास में एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ? तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, द रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमी एसिटल। इसे एक और क्या नाम दिया जाता है? हेमी एसिटल। व्हाट इज हेमी एसिटल? हेमी एसिटल इज अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को हम हेमी एसिटल बोलेंगे। अब हेमी एसिटल पहचानने का रामबाण तरीका हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो आपके पास में ग्लूकोज बनाया मैंने, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। इमेजिन मारो ये तुम्हारा पहला कार्बन है, ये लगाया मैंने लेफ्ट, ये लगाया मैंने राइट। पहले कार्बन पर अगर OH को मैं लगाता हूं ऑन द राइट साइड और H को लगाता हूं मैं ऑन द लेफ्ट साइड, तो मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं? ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज बना रहा हूं मैं। पायरानोज लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि पायरान जैसा स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा पांचवा कार्बन है, इसमें H अंदर रहेगा, CH2OH बाहर रहेगा, पर कार्बन तो ये रहेगा ना। तो लाड लो इसको, मैं काम करता हूं, इन सबके आगे मैं कार्बन बना ही देता हूं क्योंकि कार्बन की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां मैं बनाता हूं कार्बन। ठीक है, अच्छा अब दूसरी उंगली राइट साइड H नहीं OH और लेफ्ट साइड अंदर। तीसरी उंगली बाहर होती है, तो बाहर का मतलब H इधर आ जाएगा, OH इधर चले जाएगा, फिर इसमें अपना OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो ये चौथा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन, पांचवा कार्बन और ये तुम्हारा छठा कार्बन। अब जैसे मान लो तुम्हारा मैंने ग्लूकोज बनाया। अब गाइस ग्लूकोज में हेमी एसिटल है कि नहीं, इसको पहचानने का तरीका, तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो। इफ अ शुगर इज रिड्यूसिंग इन नेचर, if a sugar is reducing in nature, it must have hemiacetal structure. It must have hemiacetal structure. और hemiacetal structure को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका, आपको ये पता लगाना है कि स्ट्रक्चर प्रॉपर हेमीएसिटल है कि नहीं और ये रिड्यूसिंग नेचर का है कि नहीं। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज रिड्यूसिंग और नॉट, इफ इट इज रिड्यूसिंग और नॉट, अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको दे दूं और आपको पता लगाने के लिए बोलूं कि मुझे बताओ कि ये रिड्यूसिंग नेचर का है या नहीं, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर ढूंढना होगा कि वेदर इसके अंदर एक ईथर लिंकेज है या नहीं। क्या इसके अंदर ईथर लिंकेज है या नहीं, पहले तो आप ये पता लगाओ। तो मुझे देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में COC
क्लियरली मुझे यहां पर ROR ईथर लिंकेज मिल रहा है। तो हाँ, मेरे यहां पर ईथर लिंकेज अवेलेबल है, आई हैव ईथर लिंकेज अवेलेबल। दूसरा, कार्बन नंबर 1 मस्ट हैव एन अवेलेबल OH ग्रुप। हाँ, तो मेरे कार्बन के पास में एक OH ग्रुप भी अवेलेबल है। और तीसरा, कार्बन नंबर 1 मस्ट हैव, मैंने कार्बन नंबर 1 क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में ईथर लिंकेज है, मतलब मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूं जो ईथर बना रहा है, मैं बाकी कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं जो ईथर नहीं बना रहा है, मैं सिर्फ उस कार्बन की बात कर रहा हूं जो ईथर बना रहा है। तो यहां पर कार्बन 1 एंड कार्बन 5 आर मेकिंग ईथर लिंकेज, इसलिए यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो या तो इसमें चेक करना या तो इसमें चेक करना। एंड इट मस्ट हैव अ हाइड्रोजन अवेलेबल, और इसके पास में एक हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए जो कि है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स अवेलेबल हो रहे हैं तो पक्का ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है और पक्का इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, पक्का ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो अगर आप लोगों को हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पहचानना आ गया अगर आप लोगों को हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पहचानना आ गया तो आप बड़े आराम से ये भी बता पाओगे कि ये रिड्यूसिंग नेचर का है या नहीं। हेमी एसिटल पहचानने का तरीका क्या है? पहले तो ईथर लिंकेज होना चाहिए इस पूरी रिंग में कहीं पर भी। दूसरा, जिन कार्बन के बीच में ईथर लिंकेज उनमें से किसी एक कार्बन के पास में अवेलेबल OH हो, इसके पास है, और फिर उसी कार्बन के पास में एक अवेलेबल H भी होना चाहिए जो इसके पास है। मतलब ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। मतलब कि जब भी वक्त पड़ेगा ये H यहां से चला जाएगा, ये रिंग यहां से टूट जाएगी और ये यहां से टूट जाएगी इनफैक्ट, और ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी वक्त मिलेगा, जब भी वक्त पड़ेगा, ये C डबल बॉन्ड OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पहचानने का तरीका है। ये आपको NCERT में नहीं दिया हुआ है, इनफैक्ट ये आपको किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये पहचानना पड़ेगा कि ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर टाइप है या नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। वही अब आपको यहां पर यही पता लगाना है कि जो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं ये रिड्यूसिंग है या नहीं, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है या रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ट्याऊ 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 ट्याऊ। चलो बताओ, क्या ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है क्या ये रिड्यूसिंग होगा या नहीं? सोचो। रिड्यूसिंग पहचानने के लिए सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि ये हेमी एसिटल टाइप है कि नहीं। हेमी एसिटल के बाद में हम पहचानेंगे कि क्या इसके अंदर ROR है कि नहीं। तो सबसे पहली ट्रिक, पहचानो ROR है कि नहीं। है, ट्रट 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 है इसके अंदर। दूसरा, किसी भी एक कार्बन के पास में OH अवेलेबल है, किसी भी एक कार्बन के पास में OH अवेलेबल है। हाँ, इसके पास में OH दिख रहा है, इसके पास में तो नहीं है, तो ये पिक्चर के बाहर। अब इस कार्बन पर फोकस मारेंगे। तीसरा, इस कार्बन के पास में एक अवेलेबल है कि नहीं हाइड्रोजन? नहीं है, इसके पास में CH2OH यानी इसके पास में भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे नेचर का हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली नॉन रिड्यूसिंग नेचर का हो जाएगा। मतलब ये शुगर या ये मोनोसैकेराइड विल बी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। बस यही तो तरीका है। तो बच्चा लोग, ये हो गया तुम लोगों का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने आप लोगों को बच्चे, मेरे गुलगुले प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाना बता दिया। ओपन चेन स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज हमने उसके कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड को और कार्बन नंबर 5 को जोड़ दिया, रिंग बना दी, आइसोमर फॉर्म बना दिया। अल्फा और बीटा दोनों का हमने नाम दिया एनोमर्स। एनोमर का मतलब क्या होता है? पहले कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन में फर्क होना। राइट साइड होगा तो अल्फा फॉर्म, लेफ्ट साइड होगा तो बीटा फॉर्म। फिर हमने उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। अब एक सवाल और उठता था कि अगर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है
तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है तो ये रिड्यूसिंग कैसे हुआ, ये टोलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कैसे करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको हेमी एसिटल पहचानना सिखा दिया। हेमी एसिटल पहचानने का तरीका क्या है कि आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले देख लो कि ROR लिंकेज है, हाँ है, तो फिर ROR में जो 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन में से क्या किसी एक के पास में भी OH है, हाँ है, तो क्या जिसके पास में OH है उस कार्बन के पास ही H अवेलेबल है, तो उसके पास में H अवेलेबल नहीं है। समझ गए कैसे देखना, पहले 2 कार्बन देखो ROR इनमें है, फिर इस पर और इस पर नजर डालो, OH किसके पास है, इसके पास तो है नहीं, तो मैंने इसको काट दिया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। इसके पास OH है, फिर ये तो खत्म हो गया, इसके पास में H है कि नहीं, नहीं है, तो ये हेमी एसिडल टाइप नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ये रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होगा, इट विल बी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो बस इस तरीके से पढ़ाई करनी है। चलो इसके आगे की बात फ्रुक्टोज, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फ्रुक्टोज की भी यही सारी पंचायत पढ़ेंगे, फिर डाइसैकेराइड की तरफ चलेंगे और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे बच्चे।